हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम केयर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम कैसे स्टेट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए गैसेस स्टेट में हम बात करते हैं। आज के हमारे पहले टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केटीजी। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं और ये केवल आइडियल गैस के लिए लगाई जाती है। ठीक है, इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि जो गैस मॉलिक्यूल होता है वो शेप और साइज़ में डिफरेंट होता है। ठीक है, किससे डिफरेंट होता है? वो डिफरेंट होता है अनदर गैस मॉलिक्यूल से। और अगर एक ही गैस में हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो सेम साइज़ और शेप के होते हैं। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स हैव सेम साइज, सेम शेप एंड साइज बट आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर गैस मॉलिक्यूल। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड है, आइडियल गैस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको कंसिडर हम जीरो करके चलते हैं, मतलब जीरो मान के चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर एज जीरो। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो जो होते हैं आइडियल गैस के लिए सारे क्या माने जाते हैं? नेग्लेजिबल। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर नेग्लेजिबल इन आइडियल गैस। ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया। फोर्थ वन इज, जो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, वो कंटेनर जिसमें वो गैस रखी जाती है उसके रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल माना जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आदर्श गैस मतलब कि जो आइडियल गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में ज़ीरो होता है, नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो टक्कर होती है वो परफेक्टली, टक्कर मीन्स कॉलिजन, कॉलिजन जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इसका मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक मतलब एकदम हेड टू हेड कॉलिजन। जैसे कि एक ये पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, ये इधर से आ रहा है ना और ये यहाँ पे रखा हुआ है। अगर ये रेस्ट पे है तो ये इसको टक्कर मारेगा तो ये चलने लगेगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। और अगर ये दोनों पार्टिकल इधर सेम स्पीड से आ रहे हैं तो दोनों टकरा के अपनी अपनी पोजीशन पे, अपनी अपनी डायरेक्शन में वापस चले जाएंगे। इसको बोलते हैं क्या? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। मतलब कि ऐसी टक्कर में क्या होता है, ऐसी कॉलिजन में क्या होता है कि एनर्जी का जो लॉस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। एनर्जी एक फॉर्म से, एक से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, यह है इस पॉइंट का मतलब। नेक्स्ट है रैंडम मोशन की वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अगर किसी कंटेनर में रखे हुए हैं तो ये रैंडम मोशन करते रहेंगे। तो रैंडम मोशन करेंगे तो क्या होगा? ये इसकी दीवारों पे क्या करते हैं? फोर्स जनरेट करते हैं। रैंडम मॉलिक्यूल अगर करते रहेंगे तो ये फोर्स जनरेट करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है? प्रेशर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट है कंटिन्यूस कॉलिजन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में कंटिन्यूस कॉलिजन जो होता रहेगा उससे क्या होता है कि हीट एक्सचेंज होती है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। तो हीट एक्सचेंज होती है और इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अलग अलग तरह की वेलोसिटीज़ हमारे पास मिलने लगती हैं। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो ये है कि ड्यू टू कंटिन्यूस कॉलिजन अमंग मॉलिक्यूल्स हीट इज एक्सचेंज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज़ आर ऑब्टेन फॉर मॉलिक्यूल्स। और वो वेलोसिटीज़ कौन कौन सी तरीके की होती हैं? वो तीन तरीके की होती हैं। फर्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इसको हम शॉर्ट में वी एम पी एस, इसको वी आर एम एस और इसको वी एवरेज बोलते हैं। इनके फॉर्मूलेज क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। जो भी गैस हम लेंगे वो आर टी को मैं पी वी की टर्म्स पे लिख सकता हूँ, तो टू पी वी अपॉन एम डब्ल्यू और वी अपॉन एम डब्ल्यू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू पी अपॉन रूट डी है ना, वन बाई डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू पी अपॉन रूट डी। तो जिस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आया उसको हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी आर एम एस का फॉर्मूला था अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, अंडर रूट थ्री पी अपॉन एम डब्ल्यू एंड अंडर रूट थ्री पी बाई डी। तो जिस भी फॉर्मेट में आए उसमें हमें आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इक्वल्स टू एट आर टी अपॉन पाई एम, एट पी वी अपॉन पाई एम एंड एट पी अपॉन पाई डी। तो इसमें भी हम जैसे भी क्वेश्चन आएगा उस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा नहीं मिलता है तो उसको मैंने यहाँ पॉइंट में ही बता दिया है कि इन तीनों की जो रेशियो होता है उसको निकालना होता है। तो वी आर एम एस, वी एवरेज, वी एम पी एस, फॉर्मूला लगाया, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा रूट थ्री, रूट एट अपॉन पाई और रूट टू। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें आंसर
मिलता है, क्वेश्चन मिलता है और हमें आंसर निकालना पड़ता है। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच VRMS ऑफ O2 इज़ 2 times दैट ऑफ हाइड्रोजन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ O2 गैस। ठीक है, हमें वो टाइम निकालना है जहाँ पे VRMS ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से 2 टाइम्स है और टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो VRMS ठीक है एट T डिवाइड बाय VRMS एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3RT अपॉन MW डिवाइड बाय √3R और T की जगह पे मैं रख दूंगा 298 और कैलन में लेते हैं अपन अपॉन M। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 टाइम्स दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2/1 इक्वल्स टू √T अपॉन 298। ठीक है T अपॉन 298, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से T की वैल्यू आएगी 1192 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 919 डिग्री सेल्सियस, 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ VRMS ऑफ H2 इज √7 times दैट ऑफ VRMS ऑफ N2 देन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। हमें दे रखा है कि जो H2 का VRMS है वो √7 times है N2 के VRMS से, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो VRMS सबसे पहले तो √3RT अपॉन MW, √7 टाइम्स है तो √7/1 इक्वल्स टू 3R अपॉन MW, 3R तो कट जाएगा, T अपॉन MW बचेगा, MW T अपॉन MW, तो अंडर रूट में T1 अपॉन MW किसका, हाइड्रोजन का 2 एंड अंडर रूट T2 अपॉन 28। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से T1/T2 की वैल्यू आएगी 1/2, मतलब T2 की वैल्यू 2T1 है। मतलब T2 क्या माना था मैंने, T2 किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए, और ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो T2 है T ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन T ऑफ H2, मतलब T ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन T ऑफ H2, मतलब थर्ड आंसर अपना सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है अगला। ये अभी तक हमने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस के बारे में सारा पढ़ा है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रियल गैस। रियल गैस, आइडियल गैस जो होती है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे काम करती है, मतलब ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, लेकिन जो रियल गैसेस होती है वो जस्ट इसके उल्टे, मतलब कि जैसे कि एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो आइडियल गैस होती है वो आइडियल बिहेवियर से कुछ अलग बिहेवियर शो करती है, और इसको हम बोलते हैं क्या, रियल गैस। मतलब रियल गैस की कंडीशन क्या है, HP हाई प्रेशर LT। ठीक है, और आइडियल गैस की कंडीशन क्या है, LPHT लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये आइडियल गैस की कंडीशन है। ठीक है अब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, मतलब जो रियल गैस की कंडीशन है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि आइडियल गैस के बीच में तो हम क्या मानते हैं, ज़ीरो मानते हैं। इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस की दीवारों पर प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे कि रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर रियल गैस का जो प्रेशर है आइडियल गैस के प्रेशर से क्या हो जाता है, कम। अब इसका रीज़न क्या है, देखो आइडियल गैस भरी हुई है इसके अंदर, आइडियल गैस भरी हुई है तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है और इधर भी ज़ीरो है, तो ये पूरा का पूरा प्रेशर इस वॉल पे लगाएगा। तो सपोज़ ये प्रेशर है 2 ATM, अट्रैक्शन फोर्स ज़ीरो। लेकिन अगर इसमें आइडियल गैस भर दी, सॉरी रियल गैस भर दी, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर कर रहा है और इधर कर रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इधर जो प्रेशर लगेगा वो पहले वाले प्रेशर से क्या लगेगा, कम। अब सपोज़ वो लगेगा 1.8 ATM, इसलिए बोला गया है कि जो प्रेशर होगा रियल गैस का वो आइडियल गैस से कम होगा, किसकी वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू KTG वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल। KTG में हम क्या मानते हैं, गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेजिबल मानते हैं विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस से मतलब कंटेनर से है, क्योंकि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही हम गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं। लेकिन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर मतलब रियल गैस की कंडीशन पे
जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो रियल गैस का वॉल्यूम होता है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से क्या माना जाता है, कम, और होता है वो कम। ठीक है, कैसे कम होता है देखो उसका रीज़न, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है आइडियल गैस की कंडीशन है। लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो ये कंटेनर कहाँ रहेगा, ऊपर, और हाई टेम्परेचर है तो भी ऊपर रहेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्यों, प्रेशर कम है और वॉल्यूम क्या रहेगा, ज़्यादा। प्रेशर कम रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है एक चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे तो इसको बोलेंगे आइडियल गैस। लेकिन अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ, इसको नीचे कर दूँ, तो ये कंटेनर, ये पिस्टन है जो नीचे आ जाएगा, प्रेशर नीचे आ जाएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ये रियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, तो ये कंटेनर जो है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो इसका वॉल्यूम अब क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ये वाली कंडीशन किसकी है, रियल गैस की। इसका मतलब रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की कंडीशन पे हमें प्रेशर में भी करेक्शन देखने को मिला और वॉल्यूम में भी करेक्शन देखने को मिला। इन दोनों करेक्शन की वजह से वॉन डेर वाल ने एक नई इक्वेशन प्रपोज कर दी जिसको बोलते हैं वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो वो करेक्शन की टर्म आएगी पी गैस प्लस एन ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये होती है रियल गैस इक्वेशन। अगर मैं इसमें इस इक्वेशन को तो अपन बोलते हैं एन मोल्स के लिए, अगर मैं इसमें एन की जगह 1 रख दूँ तो इक्वेशन बन जाएगी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी 1 मोल के लिए, जहाँ पे ए जो होता है, ए होता है वॉन डेर वाल अट्रैक्शन कांस्टेंट, मतलब ए अट्रैक्शन फोर्स को बताता है। अगर ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, तो किसी भी गैस को लिक्विफाई करना, मतलब उसको कम दबाया जा सकता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसको आसानी से दबाया जा सकता है, कम नहीं, आसानी से दबाया जा सकता है, और आसानी से दबा के उसको लिक्विड फॉर्म में पहुंचाया जा सकता है, इसलिए लिक्विफिकेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, है ना। ए के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन। और बी हमें बताता है वॉन डेर वाल वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम या फिर इसको बोलते हैं साइज़ कांस्टेंट। ठीक है, ये हमें साइज़ और वॉल्यूम दोनों के बारे में बताएगा। अगर पी बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ साइज वॉल्यूम और या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा मॉलिक्यूल के बीच में, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा स्टूडेंट, तो जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगी, कम, मतलब उसको कम लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं इसलिए उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इस ए और बी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। गैस गैस दे रखी है हमें एक्स वाई जेड, और उसका ए कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.1, 1.8 एंड 2.2, और हमें पूछा है इंक्रीजिंग नेचर ऑफ लिक्विफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा लिक्विफाई कौन होगी, गैस जिसके लिए अट्रैक्शन जो कि अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है मुझे, ये तो जेड सबसे ज़्यादा, उसके बाद में एक्स और उसके बाद में वाई। ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लिक्विफिकेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा ए उतना ही ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी तो ए जो है वो टर्म में आती है एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर में, और ये प्रेशर की टर्म है, प्रेशर करेक्शन की टर्म है, तो ये प्रेशर के बराबर ही होगी। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो वो जाएगा पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और अगर मैं यूनिट निकालूँ तो प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की लीटर स्क्वायर, और मोल -2 मोल स्क्वायर, और अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो मोल -2 हो जाएगी। नेक्स्ट है बी। बी कहाँ आता है, एन बी में आता है, और ये वॉल्यूम करेक्शन की टर्म है, तो ये वॉल्यूम के बराबर ही होगी, एन बी इक्वल्स टू वी। यहाँ से बी इक्वल्स टू क्या जाएगा, वी बाय एन, वी की यूनिट लीटर डिवाइड बाय मोल, तो बी की यूनिट हो जाएगी लीटर डिवाइड बाय मोल। इस तरीके से ए और बी की यूनिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।